हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब ने डिसाइड किया था कि आज हम करेंगे कुछ अनदर इम्पोर्टेंट आईएसएस। सो आज हम जो आईएसए कर रहे हैं वो है आईएसए 402, विच इज ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि अगर कोई भी एंटिटी मीन्स कि जो हमारी क्लाइंट फर्म है, अगर वो क्या कर रही है, किसी भी फंक्शन को आउटसोर्स कर रही है, किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रही है, तो उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें ये देखना है। हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि है मर्क्यूरियो को, ये हमने लिया है कैप्लन एग्जाम किट से। इस क्वेश्चन में पार्ट डी आई थिंक, उसमें क्या कहा गया है, डिस्कस एंड कंक्लूड ऑन द इम्पैक्ट विच आउटसोर्सिंग द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन विल हैव ऑन आवर ऑडिट प्लानिंग। ये 7 मार्क्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर कोई भी हम फंक्शन आउटसोर्स कर रहे हैं, हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे हैं, तो उसका प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले केस को जानना पड़ेगा। तो मैंने इसको केस लिया है जहां पे हमने देखा कि कहाँ पे एक मतलब जो हमारी क्लाइंट फर्म है वो कहाँ पे आउटसोर्स कर रही है फंक्शंस को। देखते हैं। While the majority of the sales are for cash, an increasing number of customers have credit account with Mercury Co. The company offer credit customer 60 days credit to pay for goods. Okay. The forecast trade receivable balance at 30th September 2015 is 42 million. Means at the year end, current year end, the balance of the trade receivable is $42 million, which is 22 million in the previous year. Okay. Means there is a significant increase in trade receivable by $18 million during the current year. Okay. Due to the growth in the sale to customer on account, अच्छा, मीन्स अगर जो ये सेल इंक्रीज हो रही है 18 मिलियन की, ये क्या कह रहा है, कंपनी क्या कहने लग रही है कि उनकी सेल इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द ग्रोथ इन सेल टू कस्टमर ऑन अकाउंट। इन दिसंबर 2014, मर्क्यूरियो को engaged Fairbank को a service organization to provide the credit control function। मर्क्यूरियो को ने किसको अपॉइंट किया है, फेयर बैंकों को, जो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस को प्रोवाइड कर सके। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें इसका इम्पैक्ट बताना है, जो हमने आउटसोर्स किया क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन का, इसका ऑडिट प्लानिंग पे क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, ऑडिटर को क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब वो ये फंक्शन आउटसोर्स किया है उसको देखते हुए। सबसे पहले जो हमें देखना होता है, जो हमने आउटसोर्स किया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आईएसए 402 के डिफाइन की गई है। आईएसए 402 क्या कहता है हमारा, ISA 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है, ये क्या है, सोर्स ऑफ गाइडेंस है, किसके लिए, ऑडिटर के लिए। क्या क्या सोर्स ऑफ गाइडेंस है, किस चीज के लिए, जब एक ऑडिटेड एंटिटी चूज कर सकती है किसी भी एक या एक से ज्यादा फंक्शंस को आउटसोर्स करने के लिए। आईएसए 402 का मेन फंक्शन क्या हुआ कि कोई भी अगर एंटिटी चूज करती है किसी भी फंक्शन को आउटसोर्स करने के लिए, तो आईएसए 402 एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, किसके लिए, ऑडिटर के लिए, कि वो के बारे में जान सके। किस तरह से, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका आईएसए 402 का, मीन्स क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसए 402 क्या है, इज दैट क्या, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स 402 का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि एक ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनके बारे में जाने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसका इफेक्ट क्या आ रहा है यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल्स पे, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पे इसका क्या इफेक्ट है, तो हमें इसके बारे में जानना होता है। हमने अभी तक क्या देखा कि आईएसए 402 किसके लिए बनाया गया है, ऑडिटर की हेल्प के लिए बनाया गया है। अगर कोई एंटिटी क्या चूज कर सकती है, आउटसोर्स करती है किसी भी एक फंक्शन, क्या उससे ज्यादा फंक्शंस को। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है एस 402 का, कि ऑडिटर क्या करे, एक नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग और को ऑब्टेन करे, क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पे। मींस की जो क्लाइंट फर्म है उसके
इंटरनल कंट्रोल पे उस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसके लिए अब हमने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू आईएसए 402, जब हम ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं तो उसके लिए ना कुछ मैटर हमें ध्यान में रखने होते हैं। और वो मैटर क्या क्या है? सबसे पहले तो वही कि जो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उनका क्या इम्पैक्ट है यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे। सब फर्स्ट पॉइंट वही है, द नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन and the significance of those services to the user entity इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। तो फर्स्ट वन हमने पॉइंट वही देखा कि फर्स्ट वन हमें यही अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है। सेकंड वन हम क्या कर सकते हैं कि एक हो सकता है कि उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन है, मीन्स वो अच्छे से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्या वे ऑफ टॉकिंग है। द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द यूजर एंटिटी, की कैसी इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी के बीच में। थर्ड वन क्या है, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप प्रोवाइडेड between the user entity and the service organization। अब रिलेशनशिप कैसा है इन दोनों के बीच में, यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना अच्छा हो कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एक टाइम पे इंडिपेंडेंस को लूज कर दे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। तो हमें इनके रिलेशनशिप को भी जानना होता है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द service organization, including their relevant contractual term for the activity undertaken by the सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो मतलब कि जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुए हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटिटी के बीच में, तो इन सबको हमें देखना चाहिए ताकि हम उसके बारे में जान सके कि क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इनके द्वारा। इसके अलावा अब हमें ये देखना होता है एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि क्या हमारे केस में जो हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, फेयर बैंक को है। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये देखना है कि ये जो फेयर बैंक को है, क्या इसने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने हाथ में नहीं ले रखी कोई, कि जो पार्ट जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करना था क्या ये तो नहीं कर रहा है। तो इसके ऑडिटर को ये भी जानना होता है। तो ऑडिटर देयर ये हम पहले लिख सकते हैं कि इस केस में हमारा जो है सर्विसेज किसको परफॉर्म कौन परफॉर्म कर रहा है, वो फेयर बैंक को है। तो इस केस में ऑडिटर को क्या जानने की जरूरत है कि वेदर द फेयर बैंक को सर्विसेज आर लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन, और वेदर दे एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन। मींस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की, क्या वो मैनेजमेंट के बिहाफ पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, या फिर ओनली रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं, उनको प्रोसेस करने का काम कर रहा है। गिवन दैट फेयर बैंकों को हमने देखा क्या सर्विस दी गई है, फेयर बैंक को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। तो हमारे केस में क्या फेयर बैंक को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन की। तो इस केस में हमें क्या जानना पड़ेगा कि क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इरिकवरेबल डेट्स हुए, क्या कोई हमें डेट लिखने की जरूरत है। तो इस केस में हमें क्या जानना पड़ेगा कि फेयर बैंक को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एंटिटी के द्वारा। तो गिवन दैट फेयर बैंक को इज प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, the audit firm must need to understand whether the Fairbank Co. is making the decision about adjustment, which they need to adjust for irrecoverable debts or the level of allowance for receivable and the materiality of the amount involved। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक किसी भी फॉर्म में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई इरिकवरेबल डेट आ रहा है उसको राइट ऑफ करना है, उसको प्रोविजन बनाना है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है डिसीजन लेने की। लेकिन हमें देखना है कि क्या फेयर बैंक को इस फेयर बैंक को इस मामले में इन्वॉल्व है। तो हमें ये देखना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस लेवल तक की जो है डिसीजन लेने की पावर हमने फेयर बैंकों को दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा अब ये सब जानने के लिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किस टर्म्स के अंदर दी गई है, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, तो ये सब जानने के लिए ऑडिटर को कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ऑडिटर कुछ प्रोसीजर को फॉलो करेगा इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि वो क्या कर सकता है, जो एक शुरू में साइन हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा मर्क्यूरियो को एंड फेयर बैंक के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसको रीड कर सकते हैं। तो रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मर्क्यूरियो को एंड फेयर बैंक को टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ द एंगेजमेंट। नेक्स्ट वन क्या कर सकता है, अब कोई फेयर बैंक ने कोई रिपोर्ट तो इश्यू करी होगी जब उसने देखा होगा कि क्या रिसीवेबल है, क्या इरिकवरेबल डेट्स हैं, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट तो इश्यू की होगी। तो उस रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू द रिपोर्ट इशूड बाय द फेयर बैंक को फॉर एग्जांपल टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म, ताकि वो ये जान सके कि कैसा क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया है।
ठीक है। अब मान लो मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कुछ स्टेप्स परफॉर्म तो किए हैं, बट वो स्टेप इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि मैं इसके बारे में इतना दृढ़ निश्चय कर सकूं, मीन्स कि ऑडिटर इतना वो हो जाए कि जो उसने परफॉर्म किया प्रोसीजर वो अप्रोप्रिएट है, सो इनफ है। सो इस केस में वो ऑडिटर क्या कर सकता है, फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं अराइज हो रहा, तो उसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, फर्दर स्टेप्स को और फॉलो कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है, if the auditor needs to develop a further understanding in order to assess the risk of material misstatement in relation to service organization activity, then further activities should be planned for। जैसे कि क्या क्या कर सकता है वो, obtaining a type 1 and type 2 report if available। अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल है, वेल एंड गुड, तो वो ऑब्टेन कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ किसके थ्रू, यूजर एंटिटी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, ताकि मैं सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाऊँ। या फिर मैं खुद ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकती हूँ, उनसे पर्सनली बात कर सकती हूँ कि क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या कंट्रोल्स तुम प्रोवाइड कर रहे हो। तो विजिटिंग दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म द प्रोसीजर विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलिवेंट कंट्रोल एट दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन क्या कर सकती हूँ, हो सकता है मेरे पास ना टाइम हो सकता है मैं अवेलेबल ना उस टाइम पे, तो मैं एक दूसरे ऑडिटर को भेज सकती हूँ कि वो जाए और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करके लाए कि क्या क्या जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द यूजर एंड अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलिवेंट कंट्रोल एट दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ऑडिटर क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है अगर कोई भी फंक्शन आउटसोर्स किया गया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। हम एक फटाफट क्विक रिव्यू देखते हैं, आई थिंक इसके अलावा तो इसमें नहीं है। हाँ, इसके अलावा कंक्लूजन, एट द एंड हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि ऑडिट फर्म को क्या इंश्योर करना चाहिए कि अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहा है तो वो ध्यान रखे कि वो जो स्किल्ड और एफिशिएंट स्टाफ को यूज करे सर्विस टू असेस दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मीन हो सकता है कि वो एक ऐसे स्टाफ को यूज करे जिसको अप्रोप्रिएट नॉलेज ही नहीं है। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो उस केस में अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को देखेगा तो उस केस में क्या हो सकता है, वो अप्रोप्रिएट एविडेंस ना ढूंढ पाए, एफिशिएंट प्रोसीजर ना परफॉर्म कर पाए। तो क्या कह रहा है कि इन कंक्लूजन ऑडिट फर्म को क्या ध्यान रखना है कि वो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ का यूज करें टू असेस दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आर्नोट एंड को, इसमें जो ऑडिट फर्म है हमारी, आर्नेट एंड को क्या कर सकती है, एडिशनल टाइम को भी प्लान कर सकती है टू इंश्योर दैट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्टेक्टेड विद द सफिशिएंट टाइम सो दैट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड एनी विजिट्स आर कंडक्टेड इन एडवांस ऑफ द फाइनल ऑडिट वर्क। कि मीन्स एट द एंड ये क्या कहना चाहता है कि ऐसा कोई भी काम अधूरा ना रहे जिसकी वजह से हमारे किसी भी डिसीजन की वजह से जो ऑडिट है वो इम्पैक्ट हो सकती है या फिर वो गलत ओपिनियन इश्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें सिग्निफिकेंट टाइम डिवोट करना चाहिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को असेस करने के लिए। सो हमने ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना जो था हमारा ISA 402। सो ISA 402 हमने देखा है। सो इसके बारे में हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। ISA 402 किसके लिए होता है, फटाफट, कि ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता, वैसे ये ऑडिटर के लिए होता है जब कोई एंटिटी क्या करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, यूज करती है किसी भी फंक्शन एक या दो को बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वेरी गुड। अब उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ 402 क्या होता है कि ऑडिटर एक अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पे। तो इस सब को जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए उसको क्या करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन क्या हो सकता है, द डिग्री ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड द एंटिटी। एंड थर्ड वन क्या हो सकता है, द डिग्री, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इजी है। अब मैंने ये सब कुछ जान लिया, अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये भी जाने कि किस तरह की सर्विसेज जो है वो परफॉर्म की जा रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लाइक मतलब कि उसको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जा रही हो जो कि एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है परफॉर्म करना। जैसे कि हमारे केस में फेयर बैंक को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी गई है। और एक क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन का क्या काम होता है, इरिकवरेबल डेट को देखना या फिर उसको रिगार्डिंग कोई प्रोविजन बनवाना है या नहीं बनाना। अगर कोई हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है तो हमें क्या देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जो है वो फेयर बैंकों को दी गई है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर की होती है, ये सब जानना।
सो अब अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन जाननी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक रिव्यू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो मर्क्यूरियो और फेयर बैंकों के बीच में साइन किया गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी तो इशू की गई होगी ना फेयर बैंकों के द्वारा कि इतने रिकवरेबल डेट्स है, इतना प्रोविजन बनाना है या फिर इतने रिकवर हो जाएंगे। तो रिपोर्ट जो इशू की गई है उसको रिव्यू कर सकते हैं टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म। अब हो सकता है कि मेरे को ये फंक्शन एफिशिएंट कहाँ लगते हो, मुझे लगता हो अभी भी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो सकता है, तो वो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन की जा सकती है। वो क्या कर सकता है, एंटिटी की हेल्प से क्या कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वो क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो पता चला पाए कि क्या क्या फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड अगर उसके पास सिग्निफिकेंट टाइम नहीं है तो वो दूसरे ऑडिटर को बोल सकता है कि वो नेसेसरी प्रोसीजर को परफॉर्म करके आए, जिससे उनको ये पता चले कि क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। अब लास्ट वन हमने कंक्लूजन बताया कि एक फर्म को एक ऐसे ऑडिट पार्टनर मतलब ऑडिट फर्म को ऐसा बंदा अपॉइंट करना चाहिए जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस हो इन सब कामों को लेके, इन सब उसको असेस करना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम को। नेक्स्ट वन, उसको ना एक एफिशिएंट टाइम जो है वो डिवोट करना चाहिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ताकि वो कोई जो ओपिनियन है वो उसका सही हो, वो एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इशू ना कर दे। तो ये हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वन, जैसा कि हमने डिसाइड किया था एक हम आईएससी किया करेंगे एंड एक हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे। सो आज का जो हमने टॉपिक लिया है अनदर, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग नाम से ही पता चल रहा है, जब पैसों को ऊपर नीचे करके मीन्स पैसों का इलिमिटेड जो यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से जो एक रिस्क अराइज होता है, जो थ्रेट अराइज होता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which the criminal attempt to conceal the origin and ownership of the proceed of their criminal activity। जहाँ पे क्रिमिनल क्या करता है, जहाँ पे उसको मालूम उसने कोई इलीगल वे से पैसा कमाया। अब जहाँ पे एक क्रिमिनल जो है उसको जो पैसों का असली ओरिजिन है कि वो कहाँ से आया है, उसको छुपाने की कोशिश करता है। जहाँ पे क्रिमिनल अटेम्प्ट टू कंसील द ओरिजिन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रोसीड ऑफ देयर क्रिमिनल एक्टिविटी एंड अलोइंग देम टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द प्रोसीड। उसके बाद क्या करता है कि वो खुद का ही उसके ऊपर अधिकार जमा लेता है एंड अल्टीमेटली प्रोवाइड अ लेजिटिमेट टू कवर फॉर देयर सोर्स ऑफ इनकम। एंड अल्टीमेटली क्या करता है कि उसको एक ना लीगल वो दिखा देते हैं कि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लीगल है। तो क्या किया उसने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, सबसे पहले तो जो उसका इलीगल पैसा है उसको छुपाया किसी भी वे से, एंड उसके बाद ऐसा काम किया कि उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाए, और उसके बाद उसको लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम बना दिया। सो मनी लॉन्ड्रिंग हमारा ये होता है। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ऑडिटर क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, वो क्या कर सकता है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस को परफॉर्म कर सकता है। कैसे कर सकता है वो, जैसे कि ना कुछ प्रोसीजर बना सकता है वो, ताकि वो क्या कर सके, नेसेसरी जो नॉलेज है वो अक्वायर कर सके क्लाइंट के बारे में, या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, अगर अगर हमारा ऑलरेडी कोई क्लाइंट है तो उसके बारे में, या फिर अगर हम कोई क्लाइंट को लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में। एंड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी एज वेल एज मॉनिटर बिजनेस रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। क्या कर सकते हैं हम, मान लो कोई मेरे को एक क्लाइंट मतलब मेरा एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, मीन्स मेरे को आने वाले फ्यूचर में डिसाइड करना है कि मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए क्लाइंट। तो उसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, उसकी आइडेंटिटी के बारे में जान सकती हूँ, या फिर उसके जो बिजनेस रिलेशनशिप है उनके साथ कंफर्म कर सकती हूँ कि मीन्स ये जो व्यक्ति है ये कैसा है कैसा नहीं है। तो उस पर्सन के बारे में मैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को परफॉर्म कर सकती हूँ, ताकि मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चला पाऊँ। नेक्स्ट वन क्या है, हम इंटरनल रिपोर्टिंग का एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, एमएलआरओ को अपॉइंट करेंगे। एमएलआरओ मींस मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई भी उसको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन का पता चलता है या फिर वो सस्पिशियस होता है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को बताना, उसके बारे में नॉलेज ऑब्टेन करके आगे बताना। तो क्रिएट अ चैनल फॉर द इंटरनल रिपोर्टिंग विद इन द ऑडिट फर्म इंक्लूडिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर to receive the money laundering report to which the personal report the
सस्पिशियस और नॉलेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। जो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो एमएलआर अपॉइंट किया है हमने, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो किसी भी एक्टिविटी को लेके सस्पिशियस है तो वो आके ऑडिटर को बताए। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब हमने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म किया या फिर हमने कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में एविडेंस जाना, तो जो भी वो एविडेंस एविडेंस आए हैं हमें, उसे हमें क्या करना चाहिए? 5 साल तक खुद के पास रखना चाहिए। तो कीप रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द डिटेल ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड अदर सर्विसेज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर बिजनेस रिलेशनशिप नीड टू बी kept for 5 years and रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विच ऑल्सो नीड टू बी केप्ट फॉर 5 ईयर। तो मतलब सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो हमें क्या करने चाहिए? 5 साल तक खुद के पास रखने चाहिए। इसके अलावा हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके क्या क्या प्रोसीजर बनाए गए हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर उनको किसी भी एक्टिविटी को लेकर सस्पिशियस है तो वो आके ऑडिटर को बताएं। तो टेकिंग द मेजर टू मेक द रेलिवेंट एम्प्लॉय अवेयर ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग law relating to the money laundering and terrorist finance, and to train those employed in how to recognize and deal with transaction which may be related to money laundering and terrorist financing। तो इस तरह से हम एक ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। नेक्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं? कुछ हम मेथड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर, मतलब कि हमने कुछ ऐसे मीन्स हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों को या फिर कुछ ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम पता चला पाए डे टू डे कि क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके नई पॉलिसीज हैं, क्या अपडेट आ रहे हैं, और उनको डेली अप टू डेट फॉलो करते रहना चाहिए। तो पुट इन प्लेस ऑनगोइंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर टू इंश्योर दैट प्रोसीजर आर अप टू डेट एंड बी फॉलोड। सो अब एमएलआरओ जो हमने देखा कि एमएलआरओ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इंसिडेंट को रिपोर्ट करे रेलिवेंट अथॉरिटी को, जैसे कि ऑडिटर को। ऑडिटर मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड द टिपिंग ऑफ। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको टिपिंग ऑफ से बचना है, ऑफ एनी सस्पेक्टेड टू ऑफ थर्ड पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग। टिपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि मीन्स मैं बता नहीं रही लेकिन मेरी एक्टिविटी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पर्सन है उसको पता चल जाए, उसको शक हो जाए कि हाँ इनको मेरे ऊपर शक है। तो टिपिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हमारी एक्टिविटी से दूसरों को पता चल जाना कि ये बंदा सस्पेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। तो ऑडिटर को क्या रहना चाहिए? टिपिंग ऑफ से केयरफुल रहना चाहिए। सो हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जाना कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। सो आज हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक कवर किया ISA 402 एंड नेक्स्ट वन ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। एंड आई होप आप सभी को ये दो टॉपिक आज के क्लियर होंगे। हमने लास्ट टाइम किया था जॉइंट ऑडिट एंड किया था ISA 250। आई थिंक वो भी अच्छे से क्लियर होंगे सबको। सो इस तरह से हम डेली क्या है इम्पोर्टेंट ISS को कवर करते रहेंगे एंड जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते रहेंगे। इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा एंड आने वाले 2 या 3 दिन हम ये इम्पोर्टेंट ISS करेंगे और टॉपिक्स करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल कवर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, उसके बाद हम 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसमें नियर अबाउट हमारे 5 to 10 डेज लगेंगे। तो उसके बाद आई थिंक आप ऑडिट को कर सकते हैं क्वेश्चन। एंड यस प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चंस को जरूर करें। क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑडिट उतनी ही ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगता है ऑडिट। प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।